हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या हाल चाल सभी के? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? हो जाएगा सहदेव सिंह, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। कोई बात नहीं, देखो मैंने आप थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, चलो जी। जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। क्या हाल चाल सभी बच्चे के? एकदम बढ़िया, जबरदस्त, झकास, बिंदास, ललन टॉप। मैराथन से रिलेटेड कोई अपडेट सर? जरूर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा शेड्यूल सेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि लगभग 9-10 घंटे ऑफलाइन की पर डे मेरी क्लास हो रही है। सुमित भैया 9 घंटे, हाँ, सुबह 8 बजे से 1:30 लगातार, फिर 3:30 से 6:30 लगातार, फिर 7 से 9:30 इनके बज जाते हैं। तो वो भी हमें सेट करना पड़ेगा ना शेड्यूल। राधे राधे, राधे राधे, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद। ठीक है, मैराथन क्लास होगी, बिल्कुल होगी, बस थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो सेट कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद आपके मैराथन सेशन भी लगाएंगे, ठीक है। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, ठीक है जी। अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, अच्छी खासी वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के आते हैं, इस बार भी आए थे। 2024 में ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 9-10 क्वेश्चन आ गए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो एक अच्छी खासी वेटेज ये चैप्टर रखता है, ठीक है। और चैप्टर आसान है, चीजें इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक तरीके का कंसेप्ट, हर एक तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको कवर करवाऊं, एक एक चीज, ठीक है। आर्यन पांडे सर, पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं सर, हेल्प करो। पहले वही सेम जिस सीक्वेंस में मैं चैप्टर करवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। सर कल क्लास है क्या? कल टेस्ट है मेरे भाई तुषार, टेलीग्राम पे ये सारी चीजें अपडेट जो है ना वो टेलीग्राम पे हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लास में जब आप आ रहे हो तो बस पढ़ाई पे फोकस करते हैं ना, ये सारी चीजें जो भी है क्लास कल परसों, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अब इधर फोकस करो तुषार मेरे भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले हम पढ़ते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक रिजल्ट आता है nth टर्म का, ठीक है। एक रिजल्ट आता है pth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है जी, pth टर्म फ्रॉम द एंड, ये सारे रिजल्ट। दूसरा इसमें हमारे पास आता है सम ऑफ एन टर्म, इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगी, वो भी हम करेंगे। दूसरा इसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन और इसके रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज, ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एपी में हम पढ़ने वाले हैं एपी की प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
इसके अंदर सम ऑफ एन टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मतलब ये एपी के अंदर लगभग मैंने आपको मोटी मोटी चीज बता दी कि एपी के अंदर हम लोग जो है क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सेम ऐसे ही हमने इसमें पढ़ना है जीपी, फिर हमने पढ़ना है इसमें एचपी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपी से रिलेटेड, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम जीपी का टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सम ऑफ जीपी के बारे में पढ़ेंगे, सारा डाटा उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आएगा हमारा एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा एपी जीपी एचपी के अंदर रिलेशन और कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। मतलब इस चैप्टर में ओवरऑल हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डन है जी बातचीत। तो उम्मीद करता हूं आप सभी रेडी हो और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो सबसे पहली चीज हमारे पास एपी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें सीक्वेंस दी गई है, मतलब हमें एक सीक्वेंस गिवन होगी, मैं मान लेता हूं सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, तो हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, नंबर्स लिखे होंगे, कुछ नंबर हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हो, किसी भी तरीके से नंबर लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 5 7 8 9, मतलब ऐसे नंबर कोमा लगा के सेपरेट किए गए हैं अप टू सोन। या मैंने लिखा 1, बीच में लिख दिया √2, बीच में लिख दिया √3, √7, 8 9 15 अप टू सोन, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब हमें एक सीक्वेंस गिवन होगी, हमें यह बताना है कि जो सीक्वेंस गिवन है क्या वो सीक्वेंस आपकी एपी में है या नहीं है। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है तो वो सीक्वेंस आपकी एपी में तभी रहेगी जब उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आए, सेम आए। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करो, मतलब A2 में से जब A1 माइनस करो, अगर आप A3 में से A2 माइनस करो, जब आप A4 में से A3 माइनस करो, जब आप A5 में से A4 माइनस करो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आदित्य है उसको बोलना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सीक्वेंस हमें गिवन है और हमें यह कंफर्म करना है वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर कोई टर्म है उस टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, फिर नेक्स्ट में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, फिर नेक्स्ट में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर डिफरेंस अगर सेम आए तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक सीक्वेंस है हमारे पास 1 5 9 13 17 21 अप टू सॉन। और मुझे आप ये बताओ क्या ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है क्या ये सीक्वेंस एपी में है, चेक करो। क्या सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, क्या कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो इसका मतलब सीक्वेंस आपकी एपी में रहेगी। तो आप ये चेक करके देख लो
कि जब आप 5 में से 1 माइनस करोगे, जब आप 9 में से 5 माइनस करोगे, जब आप 13 में से 9 माइनस करोगे, जब आप 17 में से 13 माइनस करोगे, जब आप 21 में से 17 माइनस करोगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस रहेगी ये क्या रहेगी? इज इन एपी। ये सीक्वेंस हमारी एपी में रहेगी, ये सीक्वेंस हमारी एपी में रहेगी। प्रखर वो भी हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है? अब जो डिफरेंस होता है एपी के अंदर उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो जो सीक्वेंस आपकी एपी में होती है और जो डिफरेंस आता है टर्म्स के बीच में, उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, और वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर कोई सीक्वेंस है जो किसके अंदर है? इन एपी, अगर वो एपी के अंदर है तो हमेशा हर टर्म में से जब प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो इसका मतलब क्या होगा? वो सीक्वेंस हमारी एपी के अंदर होगी। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? एपी की पहचान करना क्लियर हो गया? अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दे दूं और अगर आपसे पूछूं बताओ ये एपी में है या नहीं है, तो क्या आप पहचान करके बता सकते हो? क्या आप पहचान करके बता सकते हो? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम डन है जी। अब मैं आपको इसमें और चीजें बताता हूं, ध्यान से समझते हुए चलना। जनरल सीक्वेंस कैसे लिखी जाएगी, मतलब जनरल एपी कैसे लिखी जाती है? अगर मैं एपी को जनरल कैसे लिखा जाएगा, तो जब आप जनरल एपी लिखते हो तो जनरल एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, और ए प्लस 2d थर्ड टर्म होती है, ए प्लस में 3d, नेक्स्ट आएगा ए प्लस में 4d अप टू सॉन, नेक्स्ट आएगा ए प्लस में n-1 इंटू डी। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, पहला नंबर क्या लिखा है मैंने? ए लिखा है। दूसरा नंबर क्या लिखा है मैंने? ए प्लस डी लिखा है। तीसरा नंबर क्या लिखा है मैंने? ए प्लस 2d लिखा है। और नेक्स्ट क्या लिखा है? ए प्लस 3d लिखा है। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ये आपकी एक जनरल एपी होती है। ये क्या होती है? एक जनरल एपी होती है। तो एपी को जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। यहां जो ए होता है, यहां जो ए होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ये हमारी एपी की क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। और यहां जो डी होता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी होता है। और यहां पे ये जो रिजल्ट होता है इसको बोला जाता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं हम? लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म। इसको बोलते हैं जनरल टर्म, या फिर आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हो। तो ये होता है nth टर्म ऑफ एपी। तो एपी की nth टर्म को जनरली an से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो जो लास्ट होगा वो nth टर्म बनेगी, जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट टर्म बनेगी, जो सेकंड होगा वो सेकंड टर्म बनेगी, जो थर्ड होगा वो थर्ड टर्म बनेगी, वो थर्ड टर्म बनेगी। रुक जा भाई तुषार, रुक जा, है ना? तो वो हमारे पास क्या होगी? थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म। तो लास्ट जो टर्म होती है उसको nth टर्म भी बोलते हैं, उसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और फर्स्ट को फर्स्ट टर्म
और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेगा कॉमन डिफरेंस, जो हमारा डी के बराबर होता है। अब सर यहां पे ये जो n है ये क्या होता है, तो यहां पे हमारा जो n है ये भी लिख देता हूं। n जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, n जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। तो हमारे पास टोटल कितनी चीज हो गई, देखो nth टर्म के फॉर्मूले में, आप यहां देखो nth टर्म के फॉर्मूले में आपको कौन कौन से वेरिएबल नजर आ रहे हैं। सर nth टर्म के फॉर्मूले में मुझे a नजर आ रहा है, तो a का मतलब क्या हुआ, जो ap दी हुई है उस ap की फर्स्ट टर्म a हो गया। अच्छा डी क्या हो गया, सर जो एपी दी हुई है उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा डी हो गया। अच्छा एन क्या होता है, एन होता है सर नंबर ऑफ टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। मतलब जैसे अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, सेकंड मतलब 2 हो गई, है ना। और अगर मैंने कहूं मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। मतलब n आपको बताएगा कि वो कौन सी टर्म की बात कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। n आपको बताएगा, n क्या बताएगा कि वो कौन सी टर्म की बात कर रहा है। तो n मतलब जैसे n अगर 2 हो गया तो मतलब वो सेकंड टर्म की बात कर रहा है, अगर n की वैल्यू 3 हो गई मतलब वो थर्ड टर्म की बात कर रहा है, n की वैल्यू 4 हो गई मतलब वो फोर्थ टर्म की बात कर रहा है, मतलब वो फोर्थ टर्म की बात कर रहा है। और यहां पे आप इसको नंबर ऑफ टर्म से ही लिखना, ठीक है ना, समझाओगे आप नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब, ठीक है ना। तो अगर 2 है तो उस टर्म का नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 है तो उसका नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। डन है जी बात। 1 बाय 1 करके लिखते हुए चलेंगे हम। एग्जाम्पल अभी कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल अभी कराऊंगा। एक पॉइंट ये लिख दिया सर, एक पॉइंट ये लिख दिया सर। तीसरा इसमें आता है हमारे पास, ये तो nth टर्म फ्रॉम द ऑफ एपी हो गया। एक इसमें आता है हमारे पास pth टर्म फ्रॉम द एंड। इसका मतलब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो अगर किसी एपी की pth टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द एंड, तो वो किसके बराबर होती है, n माइनस में p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, एक बार मुझे लिखने दो। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, एक बार मुझे लिखने दो। तो pth टर्म फ्रॉम द एंड किसकी, एपी की, किसके बराबर होती है, n माइनस pth प्लस n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब स्टार्टिंग से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस में n माइनस का p और मल्टीप्लाई में d। a प्लस में n माइनस का p मल्टीप्लाई में d। तो अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 करके काम करते हैं, ठीक है। पहले हम सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हम आएंगे थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे फॉर्मूला बना, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले सेकंड वाले से रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी कि a जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, d जो होगा वो ap का कॉमन डिफरेंस होगा, an जो है वो लास्ट मतलब nth टर्म बनेगी, जिसको हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। pth टर्म फ्रॉम द एंड पूछे तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है n a इंटू में n माइनस p इंटू डी। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट यहां ऑलरेडी पहले ही लिखवा दिए, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी लिखवा दिए। अब मैं आपको इसमें आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कहूं इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड सेवंथ टर्म
of an AP is 20, then what is the first term of an AP? तो उस AP की फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी। तो हमें बताना है उस AP की फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको कौन कौन सी टर्म गिवन है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको कौन कौन सी टर्म गिवन है। तो हमें सर फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे A4। किसके बराबर गिवन है सर? 10 के बराबर गिवन है। और हमें सेवंथ टर्म गिवन है, मतलब A7 किसके बराबर गिवन है सर? वो 20 के बराबर गिवन है। ठीक है, अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? मतलब nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू में d। तो अब अगर मैं A4 निकालूंगा, फोर्थ टर्म अगर निकालूंगा, फोर निकालूंगा तो n को 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म हमारी क्या बनेगी? फोर्थ बनेगी a प्लस में 3d किसके बराबर? 10 के बराबर। ठीक है, और सेवंथ क्या बनेगी? n को 6 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे तो a प्लस में 6d किसके बराबर? 20 के बराबर। अब हमारे पास a और b में दो इक्वेशन आ गई, सॉरी a और d में दो इक्वेशन आ गई। एलिमिनेट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड आता है ना, माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल हो गया, ये आया माइनस का 3d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो यहां से d इज इक्वल टू 10/3। और ये d की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो फर्स्ट था a प्लस में 3d इज इक्वल टू में 10, तो यह आएगा a प्लस में 3 और d की वैल्यू कितनी है? 10/3 इज इक्वल टू में 10। यहां 3 से 3 कैंसल, तो यहां से a प्लस में 10 इज इक्वल टू 10, यहां से a की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई, 0 आ रही है a की वैल्यू। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। शून्य। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। सही है, बहुत बढ़िया, सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, शाबाश, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो क्या क्या डाटा गिवन है, जो डाटा हमें गिवन है, क्या पूछा है, वो सारी चीजें निकाल लो आप। जब आपको ऐसे क्वेश्चन में हो ना कि इसकी फिफ्थ टर्म ये है, इसकी सेवंथ टर्म ये है, इसकी 10th टर्म ये है, तो इसका मतलब हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। शाबाश। ये कह रहा है जी फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 64। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या होती है हमारे पास? फोर्थ टर्म बनेगी a प्लस 3d, वो किसके बराबर है? 64 के बराबर है सर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 54th टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 61, तो 54th टर्म मतलब ये बनेगा a प्लस में 53d इज इक्वल टू कितना? माइनस का 61, माइनस का 61। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, ये माइनस, लेकिन ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों के आएगा माइनस का 50d आएगा, और इक्वल में क्या आएगा? ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये 5, तो मतलब 125। यहां से d कितना आएगा? ये आएगा 125 डिवाइड बाय कितना? माइनस का 50 आएगा, तो ये आया माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, बी ऑप्शन आ गया जी। माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, बी ऑप्शन आ गया जी। भैया एलिमिनेशन मेथड नहीं आता क्या? ये -3 क्यों लिख रहे हो? आपने साइन तो चेंज कर दिया इसका, ये प्लस हो गया, अब ये दोनों ऐड होंगे, वो हट गया। इस एलिमिनेशन मेथड तो यार 9th 10th क्लास में आ जाता है। दो इक्वेशन को एलिमिनेट करना नहीं आता, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। कोफिशिएंट सेम बना के माइनस कर दो, एकदम इजी है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। डाटा इकट्ठा करो बस,
सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, डाटा इकट्ठा करो कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन ट्राई करो, शाबाश। इसने क्या कहा कि विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज दिस, कौन सी टर्म ऐसी है जो आपकी कितनी बनेगी, 4 9 8 बनेगी। अच्छा, जो सीरीज दे रखी है देखो, क्या वो एपी में दे रखी है? जो सीरीज दे रखी है देखो, क्या वो एपी में दे रखी है? सर बिल्कुल दे रखी है। जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब ए, कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें से इसको माइनस करो, कॉमन डिफरेंस है सर 5। और हमें बतानी है ये कौन सी टर्म है। मैं मान लेता हूं ये nth टर्म है, मान लेता हूं ये मेरी nth टर्म है, सही है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर a प्लस में n-1 इंटू डी, किसके बराबर? 498 के बराबर। अब a की वैल्यू पुट करो, 3 है, और ये आएगा n-1 इंटू डी, कितना है? 5 है। ये आएगा 498। ये 3 उधर जाके माइनस का, तो ये आएगा n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 495 हो जाएगा 3। तो ये n-1 इज इक्वल टू, ये आएगा 495 डिवाइड बाई कितना? 5। तो यहां से आएगा n-1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करोगे तो पहले ये 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा 45, फिर ये किस पे जाएगा? फिर से 9 पे गया। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। बी ऑप्शन आंसर आ गया जी। बहुत बढ़िया जी, ओपी हो गई बातचीत। 100 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। करो सोल्व, सोल्व करो, शाबाश। ये कह रहा है 7th टर्म ऑफ एपी इज 34। अच्छा, 7th टर्म दे रखी है 34, मतलब 7th टर्म हो गई a प्लस में 6d, वो कितना हो गया सर? 34 हो गया। अच्छा, 30th टर्म मतलब 13वीं, तो ये आएगा a प्लस 12d, किसके बराबर सर? 64 के बराबर। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से a और d निकाल लें, तो माइनस कर दें, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये a कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू माइनस का 30। यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और ये d की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये 5 यहां पुट करोगे, आएगा a प्लस में 6 इंटू में 5 इज इक्वल टू 34। तो a प्लस में 30 इज इक्वल टू 34। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 18वीं। तो 18th टर्म 18वीं, तो ये आएगा a प्लस में कितना? 17d आएगा। a कितना है? 4 प्लस में 17 और d कितना है? 5। तो ये आएगा a 4 प्लस में 85, तो ये कितना आया? 89। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया जी, एकदम आसान है, बहुत बढ़िया। यहां तक मामला ओपी होता हुआ जा रहा है आपका, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है, ये बना एक एनडीए लेवल का क्वेश्चन। इस पे भी आऊंगा मैं, इस पे आऊंगा, ये लेवल है भाई। अब ये तो चिंदी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बना एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, रुको। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इस पे भी चर्चा करेंगे, रुको। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आदित्य कुमारी सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। इस बार बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए थे, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है द nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस, इस सीरीज की जो nth टर्म है और इस सीरीज की जो nth टर्म है, दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है, दोनों की
nth टर्म जो है वो इक्वल है। अच्छा आप ये देखो कि क्या ये सीरीज एपी में है? सर बिल्कुल एपी में है, कॉमन डिफरेंस। क्या ये भी आपकी एपी में है? सर बिल्कुल एपी में है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाली सीरीज की nth टर्म निकालते हैं। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी? a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है? 3 प्लस में n माइनस वन इंटू डी। डी कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करोगे 7 आएगा। तो ये आ गया सर 3, अंदर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस का 7, तो ये आया सर 7n माइनस का 4। ये तो आई फर्स्ट की nth टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी? तो nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना है? a है 63 और n तो हमें निकालना है, और d कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो आएगा सर 2। तो ये आया सर 63 और ये आया 2n माइनस का 2, तो ये आया 2n और प्लस का 61। अब इसने ये कहा कि ये दोनों बराबर हैं, इसकी भी nth टर्म ये रही, इसकी nth टर्म ये रही, और ये दोनों बराबर हैं, तो आप दोनों को इक्वल रख दो। आप दोनों को इक्वल रख दो। तो दोनों को इक्वल रख दिया। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये आएगा 7n माइनस का 2n इज इक्वल टू 65। तो यहां से 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू कितना? 13, 13 5 65। सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया जी। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यहां तक मामला ओपी हो गया, यहां तक एकदम बातचीत डन हो गई। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? मुझे इसका आंसर बता दो बस। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया, इसका सॉल्यूशन अगर आपने कर लिया, तो समझो एग्जाम क्लियर कर लिया, समझो एग्जाम क्लियर कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो है एक बढ़िया तरीके से आप इसको सोचो। शाबाश, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने कहा m प्लस 2th टर्म ऑफ एपी। m प्लस 2th टर्म मतलब a m प्लस 2 की बात कर रहा है। किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सही है ना? यही है ना? अगर मैं कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर दो लगातार टर्म आ गई, ये देखो आपको यही तो कंसेप्ट है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सर दो लगातार के बीच का डिफरेंस। अगर जैसे मेरे पास दो टर्म आ गई, तो अगली में से पिछली माइनस करनी है। तो मैं दो लगातार रिजल्ट अगर निकाल लूं, जैसे अगर मेरे पास 3 और 4 आ गया, 3 और 4 आ गया, तो 4 में से 3 माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर 2 और 3 आ गया, तो 3 में से 2 माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आप कोई भी दो लगातार टर्म निकाल लो ना। जैसे m को 0 मान लेता हूं और एक बार m को 1 मान लेता हूं। m को 0 मानूंगा तो ये a2 बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और माइनस में 0, तो ये 4 आ गया। फिर m को 1 पुट करूंगा तो ये a3 बन जाएगा, यहां 1 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस 1 कितना? 8 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, मतलब a3 में से a2 माइनस कर दो, 8 में से 4 माइनस कर दो। आंसर आ गया 4 ऑप्शन ए। आंसर आ गया 4 ऑप्शन ए। दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि एपी का कॉमन डिफरेंस, और एपी का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगर मुझे दो लगातार टर्म चाहिए, बस
कोई भी दो लगातार, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, कोई दो लगातार चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, प्रीवियस में से प्रीवियस माइनस कर दो। सर m को 0 और 1 क्यों माना? कुछ भी मान ले यार, ले m को 2 और m को 3 लगातार चाहिए, लगातार चाहिए। 2 मानोगे तो 4 आएगा, A4 आएगा, तो दूसरा A5 चाहिए, तो लगातार नंबर मानने पड़ेंगे ना, तभी तो A5 आएगा। लगातार दो नंबर चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। अब आप देखो AP के अंदर क्या करते हैं हम, इसमें क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था, इसमें से इसको माइनस किया था, तो लगातार चाहिए ना नंबर। टू और 3 पुट कर ले, 2 पुट कर, 2 + 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आया 12 आया। 3 पुट कर, 3 + 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस में 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना आएगा 16 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दे, A5 में से A4 माइनस करोगे 4 आएगा, कॉमन डिफरेंस अभी भी 4 है। सिंपल सिंपल। m+2 का स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे आपको एग्जाम में यह भी दिमाग लगाना है कि मुझे टाइम भी तो बचाना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब दो लगातार टर्म का डिफरेंस। तो अगर दो लगातार टर्म आपने निकाल ली, जैसे पहली आपने A1 निकाल ली, तो दूसरी आप A2 निकाल लो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मैं इसको क्यों सोल्व करूं जब मैं m लेट करके ही कर रहा हूं? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। इसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या मुश्किल है? यही तो बात है। इस टाइप का क्वेश्चन तो वो जानबूझ के देगा आपको ताकि आप क्वेश्चन में उलझ जाओ, लेकिन खेल तो अप्रोच का है ना, खेल तो कंसेप्ट का है ना। मुझे पता होना चाहिए कि जब हमें लगातार, अगर दो लगातार टर्म मेरे पास आ गई, जैसे एक 4 आ गया तो एक 5 आ गया, एक 6 आ गया, एक 7 आ गया, अगर 7th और 6th टर्म आ गई या 8th और 9th टर्म आ गई, तो मैं लेट उसको सोल्व कर लूंगा। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना, मुझे बताओ, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना जब सिंपल सा क्वेश्चन है? तो सिंपल है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। ये तो पहले वाला तो पॉइंट थोड़ी ना है। तो पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है। हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल किए थे, लगभग किसी में nth टर्म का ही फॉर्मूला यूज किया था, है ना? nth टर्म का ही क्वेश्चन किया था। डन है? जितने भी एग्जाम्पल किए, किसी में कॉमन डिफरेंस पूछा, किसी में फर्स्ट टर्म पूछी, किसी में कोई टर्म पूछी, किसी में n पूछा, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सेकंड वाले पॉइंट की। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड वाले पॉइंट की। तो सेकंड वाला पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसा आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सेकंड जो पॉइंट है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझना। जो मैं आपसे पूछूं वो बताना। जैसे मैंने कहा A1, एक मैं लिख ले रहा हूं A2, एक लिख रहा हूं A3, A4, A5 और यहां A6 और यहां मैंने लिख लिया A7। मैंने टोटल 7 टर्म लिख ली और ये 7 टर्म जो है, मैंने कहा ये सातों की सातों टर्म जो है वो AP के अंदर है। सातों की सातों टर्म जो है वो AP के अंदर है। जब हम nth टर्म बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं 4th टर्म बताओ, अगर मैं सीधा बोलूं कि 4th टर्म क्या होगी, तो जब सीधा 4th टर्म बोलते हैं तो हम आगे से 4th काउंट करते हैं। जैसे ये पहला, सर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
फोर्थ का मतलब ये होता है जब सीधा बोला जाए, अगर मैं आपको कहूं सिक्स्थ टर्म फाइंड करो, तो जब भी अब ऐसे बोल दिया, सीधा बोल दिया कि सिक्स्थ टर्म फाइंड करो, तो जब हम सीधा लिखते हैं ना कि सिक्स्थ टर्म फाइंड करो, तो इसका मतलब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब इसकी बात कर रहा है। मतलब वो उसको हम आगे से काउंट करते हैं, उसको हम आगे से काउंट करते हैं। तो जब सीधा सिक्स्थ टर्म बोलता है तो सिक्स्थ टर्म का मतलब है कि आपको वो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बोल रहा है। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म बोल रहा है। तो जब सीधा ही बोला जाता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में कौन से टर्म निकालने को बोला, 18th टर्म निकालने को बोला, तो ये जो मैंने 18वीं टर्म निकाली है ये आगे से निकाली है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो 18वें नंबर पे आएगा वो कितना आएगा, 18वें नंबर पे 89 आएगा। ये 89 हमारा आंसर हो गया, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है, फिर सेकंड टर्म आएगी, फिर थर्ड टर्म आएगी, फिर फोर्थ टर्म आएगी। ऐसे जब आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो 18वें नंबर पे मेरा 89 आएगा, 18वें नंबर पे मेरा 89 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको यह बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में आपको यह बोल दिया जाए कि सिक्स्थ टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब है कि अब आपको यहां पीछे से काउंट करना स्टार्ट करना है कि 1 2 3 4 5 6, ये है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब सीधा सिक्स्थ बोलता तो आगे से काउंट करता, लेकिन सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला है मतलब यहां से स्टार्ट करना है काउंट करना कि 1 2 3 4 5 6, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। मतलब अब हमारा आंसर A2 है, अब हमारा आंसर A2 है। अगर वो आपको ये बोले कि फोर्थ टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, अब फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या हुआ कि सर अब पीछे से फोर्थ पूछ रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब वो A4 की बात कर रहा है। अगर वो आपको बोलता कि फिफ्थ टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो अब बताओ क्या आएगा, ऊपर वाले के हिसाब से किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले के हिसाब से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब A3 के बराबर आएगा, A3 के बराबर आएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये तो 7 ही टर्म है। अगर मैं आपको यहां लिख दूं A8 लिख दिया अप टू सोन, मैंने लिख दिया A99, अब 99 टर्म बोल दी। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 70th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो मैं अब यहां से काउंट करना स्टार्ट करूंगा। सर पहली 99 आएगी, दूसरी 98 आएगी, तीसरी 97, फिर 96, फिर 95, फिर 17 नंबर पे पहुंचूंगा और वो देखूंगा। तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना भाई, थोड़ा मुश्किल हो गया ना, हाँ या ना, मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ। अब पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने आपको, मैंने आपको ये लिखवाया कि अगर वो आपसे पीएथ टर्म पूछे, पीएथ टर्म पूछे फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो वो आपका ऑलवेज इक्वल आता है, वो आपका ऑलवेज इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, n माइनस का p प्लस 1th टर्म के फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वापस से 7 वाला एग्जाम्पल से पहले प्रूफ करवाता हूं, पहले 7 वाले एग्जाम्पल से प्रूफ करवाता हूं। यहां देखो, अब इसको देखो, पहले बताओ टोटल टर्म कितनी है। सर टोटल 7 टर्म है, तो n की वैल्यू 7 हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 टर्म हो गई सर, n की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा इस वाले एग्जाम्पल को पढ़ना है आपने, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, ठीक है, फर्स्ट वाले को पढ़ना है, ठीक है ना।
pth टर्म, ये कह रहा है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताओ। तो p की वैल्यू क्या हो गई सर 6 हो गई। p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू 6 हो गई। फॉर्मूला क्या है, ये रहा। n मतलब टोटल कितनी टर्म है सर 7, माइनस में कौन सी पूछी है सर 6th पूछी है, प्लस में कितना 1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 1 + 1, ये आएगा सर सेकेंड टर्म मतलब A2 सेकेंड टर्म के बराबर होगा। यही तो लिखा था हमने, 6th टर्म काउंट करके देखो सेकेंड के बराबर होगा। यहां पूछा है आपसे कौन सी टर्म पूछी है 4th, तो p की वैल्यू हो गई 4 और n कितना है 7, तो 7 माइनस का 4 + 1th टर्म, तो यह आएगा 7 + 1 कितना 8 - 4 कितना 4th, मतलब 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब A4 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां देखो कौन सी टर्म पूछी है, 5th टर्म फ्रॉम द एंड पूछी है। तो अगर आपसे पूछे 5th टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म के बराबर आएगा, तो वो बराबर आएगा सर n माइनस का p + 1th टर्म के, n + 1 8 - 3 मतलब वो A3 के बराबर, मतलब थर्ड टर्म के बराबर आएगा, A3 के बराबर आएगा। चेक कर लो, A3 आया था, A3 ही आया था। 5th टर्म देखो 1 2 3 4 5, अब ये तो हो गया कौन सी टर्म के बराबर होगा, लेकिन अगर आपसे पूछे उसकी वैल्यू, ये तो हो गया कौन सी टर्म के बराबर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बस उसका आंसर देना। मैंने कहा इफ A1, A2, A3, A4 अप टू सॉन A101 1 से लेके 101 तक जा रहा है, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई बताओ, पहले तो ये बताओ कमेंट करके, टोटल कितनी टर्म्स हैं यहां पे। ऑफ एन एपी, मैंने कहा ये हमारे पास एक एपी है, ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है, 101 टर्म हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे बताओ इस एपी में, ये एपी है, इस एपी में 51th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल आएगी, कौन सी टर्म के इक्वल आएगी। 51th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू कौन सी टर्म के इक्वल आएगी, आपको यह बताना है। उसकी वैल्यू नहीं पूछी है, कौन सी टर्म के इक्वल आएगी फ्रॉम द बिगिनिंग। सर वो पूछ रहा है 51th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है। अब फ्रॉम द एंड पूछते ही ये किसकी वैल्यू हो गई सर, ये p की वैल्यू हो गई। तो आपने बताया था n माइनस का p + 1th टर्म के इक्वल आएगा, और ये n कितना है सर 101 माइनस का 51 प्लस का 1, जब 101 में से 51 माइनस करोगे तो 50 आएगा, और ये प्लस का 1, तो ये आएगा 15th टर्म के बराबर ही आएगा, और ये 15th टर्म मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग के बराबर आएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, a प्लस में n माइनस पी इंटू डी होता है। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि जो सीरीज या जो सीक्वेंस दी गई है क्या वो एपी में है, और फिर आप ये चेक कर लेना अगर वो एपी में है तो आपको उसके फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है,
या नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिवन नहीं है तो क्या nth टर्म गिवन है, क्या पूछा है, जो पूछा है उसके लिए क्या क्या डाटा चाहिए वो सारा निकाल लो आप। सबसे पहले nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछिए, सॉरी 90th टर्म फ्रॉम द एंड पूछिए सर। अब 90th टर्म फ्रॉम द एंड पूछी है तो उसके लिए मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए। p की वैल्यू तो चलो 19 हो गई। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता कि टोटल कितनी टर्म्स है, लेकिन यह पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है सर 2 है। ये पता है कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो सर 4 आएगा। ये भी पता है कि ये कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है 86 पे, मतलब ये nth टर्म है। लास्ट टर्म अगर गिवन है तो nth टर्म हो गई। अब nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आया 86, a कितना है 2, n मुझे पता नहीं, d कितना है 4 इज इक्वल टू कितना 86। तो यह आएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 84। यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 22 आ गई। मतलब इसमें टोटल 22 टर्म है, टोटल 22 टर्म है। लेकिन मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है 90th टर्म फ्रॉम द एंड। तो 90th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, तो 90th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया a प्लस में n माइनस p कितना है 19 इंटू में d। तो a कितना आया, a हमारे पास आया 2 और n कितना आया, n आया 22 माइनस का p इंटू में d कितना है 4। तो यह आया 2 प्लस में आएगा 3 इंटू में 4, तो यह आएगा 2 प्लस में 12, हमारा आंसर आएगा 14, सी ऑप्शन। हमारा आंसर आएगा 14, सी ऑप्शन। यह नहीं पूछा कि कौन से के बराबर होगा, यह पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। यह पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, यह नहीं पूछा कि कौन से टर्म के बराबर होगा। देखो यार दो चीज है, एक है कि वैल्यू बताओ और एक है कि कौन सी टर्म के बराबर होगी। तो मैंने यहां क्या लिखा है ये देखो, यहां देखो pth टर्म फ्रॉम द एंड और AP। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि वो कौन सी टर्म के बराबर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कौन सी टर्म के बराबर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि pth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP क्या होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो हमसे pth टर्म पूछ रहा है ना, आप इसको नहीं तो इसको ऐसे समझो। आप देखो मैं वापस से साफ कर रहा हूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी के बराबर होगा, ये पूछ रहा है कि 90th टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो आएगी कितनी। तो pth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या था, pth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू था सर, क्या था, a प्लस में n माइनस का p इंटू डी था। अब p क्या है सर, 90th टर्म फ्रॉम द एंड, आपको बताना है कितना आएगा, तो वो आएगा सर a प्लस में n माइनस में p कितना हो गया 19 इंटू में d। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए मुझे बताओ। सर इसमें फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं होगा, अरे यार समझे नहीं आप समझे नहीं। इसमें यह नहीं पूछा कि फ्रॉम द बिगिनिंग किसके बराबर होगा। दो चीज होती है, एक होती है वैल्यू और एक होती है टर्म।
इसमें वैल्यू पूछी है कि वो 19वीं टर्म जो बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। ये नहीं पूछा कि 19वीं टर्म कौन सी टर्म के बराबर आएगी, ये नहीं पूछा है। अब ए तो हो गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो सर 2 है, एन मुझे पता नहीं, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करोगे। अब मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, अब एन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे लास्ट टर्म तो पता है ना। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, वो कितना है 86। ए कितना है, ए है सर 2, ये आएगा एन माइनस वन, डी कितना है 4 इज इक्वल टू 86, ये आया एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 84, ये 2 उधर जाके माइनस, और ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 21, तो यहां से एन कितना आया 22, तो एन की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। ये आया 2, ये आया 22 माइनस का 19 इंटू 4, ये आया 2, ये आया सर 3 इंटू में 4, ये आया 2 प्लस में 12, तो ये आया हमारा 14, 14 के बराबर होगा। अगर आपसे ये पूछता कि कौन सी टर्म के बराबर होगा, कौन सी टर्म के बराबर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फिर टर्म अगर पूछता तो मैं सर वो n माइनस पी प्लस 1 टर्म के बराबर होगा। n है सर 22, p है सर 19 प्लस में 1, है ना, तो यह आता सर 22 माइनस 19 कितना सर 3 प्लस 1, मतलब सर वो फोर्थ टर्म के बराबर होगा, वो फोर्थ टर्म के बराबर होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा होगा ना, क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो क्या है, मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखना क्या है। देखो ये कह रहा है 90th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज इज, तो वो यही बोल रहा है कि 90th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज इज, मतलब क्या होगी, सिंपल है। सिंपल सी कहानी है, समझ गए, शाबाश। तो इसमें किसी को कोई डाउट, एकदम क्लियर है, मामला ओपी है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। टर्म तो पहले ही दे रखी है 19, अरे तो वही तो, अब बताओ मुझे ये एपी है, पहले तो बताओ एपी है या नहीं है, एपी है, एपी है या नहीं है। अब इस एपी की 7th टर्म बताओ फ्रॉम द एंड क्या है, इस एपी की 7th टर्म फ्रॉम द एंड बताओ क्या है। 7th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी सर, 1 2 3 4 5 6 7, आप कहोगे सर 14 होगी, आप कहोगे सर 14 होगी। तो ये 7th टर्म लिखी है या उसकी वैल्यू लिखी है, बताओ।
अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेवंथ टर्म दो एपी, ये पूछा ना कि सेवंथ टर्म बताओ इसकी क्या होगी फ्रॉम द एंड। ये तो नहीं बोला कि फ्रॉम द बिगिनिंग किसके बराबर होगी। एक ही बात है तरुण मेरे भाई, एक ही बात है तरुण। जब डब्बे में से घी निकालना हो तो जब हमें चम्मच दी होती है तो घी में उंगली नहीं करनी होती। जब हमें, एक तो ये हो गया, एक तो आपने ऐसे काउंट करके निकाला, और मैं बताए क्या बता रहा हूं, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया। क्या है फॉर्मूला लिखवाया? ए प्लस में एन माइनस का पी इंटू में डी। अब देखो ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म है सर। क्या पूछा है सर? सेवंथ पूछा है, -7 इंटू में डी कॉमन डिफरेंस कितना है सर? वो 3 है। तो ये आया 2, ये आया सर 4 इंटू 3, ये आया सर 2 प्लस में 12, ये कितना आया? 14 आया। अभी भी 14 आया है। और ऐसे काउंट किया तो 14 आया। लेकिन मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं, जब ऐसे बहुत सारे नंबर दिए हुए हों कि ये सीरीज ऐसे ऐसे करके मान लो 1000 तक चली गई, ये 1000 तक चली गई मान लो, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, तो ऐसे थोड़ी ना काउंट करेंगे। फिर आप यही तो फॉर्मूला लगाओगे कि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वो टर्म आ जाती है जो पूछी है। सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड आ गई डायरेक्ट, देख लो उसकी वैल्यू 14 है। हां, अगर आपको ये बोलता, इस क्वेश्चन में आपको ये बोलता कि सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वो बोल रहे हैं कि इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग के वो किसके बराबर होगा। फिर उस केस में आपको टर्म पूछ रहा है कि कौन सी टर्म के बराबर होगा, तब ये लगाना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टर्म पूछे तो ये लगाओ, लेकिन अगर उसकी वैल्यू पूछे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। n माइनस बी प्लस 1 से टर्म आती है, फिर उस टर्म से वैल्यू निकालनी पड़ती है। दोनों से आंसर सेम आएगा, मैं ये कह रहा हूं प्रभु, लेकिन मैं टाइम बचाने की बात कह रहा हूं, आप ये समझे नहीं हैं। मैं टाइम बचाने की बात कर रहा हूं। टाइम बचाने की बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में सर, इस क्वेश्चन के अंदर हम एक काम करते हैं, हम जो है वो ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते, चलो मत लगाओ, मत लगाओ ये फॉर्मूला। चलो सर, पहले मैंने n निकाल लिया सर, 22 है। वो क्या पूछ रहा है सर? वो 90th पूछ रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपने कहा था n माइनस का p प्लस 1 कर देना। n कितना है सर? 22 है। p कितना है? 19 है प्लस 1, तो ये आ गया सर हमारा फोर्थ टर्म के बराबर। अब सर फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d होती है। a कितना है? a सर 2 है, और 3d कितना है सर? 4 है। ये 2 प्लस में 12 सर 14। अरे तो तभी भी आंसर 14 ही तो आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों निकाल रहे हो, ये जब टर्म पूछिए तो इसका डायरेक्ट ये वाला ना लगाकर डायरेक्ट लिखो ना, a प्लस में n माइनस पी इंटू डी, इससे डायरेक्ट 14 आएगा। इतना ये क्यों लिखना कि वो कौन से के बराबर हो जा रहा है, ये इतना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वैल्यू निकालने का 14। उससे पहले आप ये पता करोगे कि वो कौन से के बराबर आ रहा है, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे a प्लस 3d करके। आंसर तो, बात तो वही है भैया, बात तो वही है। अगर मुझे यहां पर पहुंचना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, अब मैं यहां से यहां जाऊं चाहे यहां से यहां जाऊं, पहुंचना तो एक ही जगह है ना। है ना, इतना बेसिक चीज है यार, इतना तो मुश्किल भी नहीं है जितना आप इसको बना रहे हो।
इसमें क्या कंफ्यूजिंग है मेरे भाई अभिषेक? चल मैं एक एग्जांपल के थ्रू कंफ्यूजन दूर करता हूं, रुको। मैंने कहा इफ A1 A2 A3 A4 up to son A50 are in AP, then then 70th term from the end of this AP is always equal to which term from the beginning? अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो भाई आपको उसमें होगा। अब बताओ क्या पूछ रहा है? अब वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है या ये पूछ रहा है कि फ्रॉम द टर्म बिगिनिंग से कौन सी टर्म के बराबर होगा? अब आप यही पूछ रहे हैं ना कि बताओ फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आप उसको पीछे से जब काउंट करने लगोगे तो वो आगे से कौन सी टर्म के बराबर आएगा, कौन सी टर्म के बराबर आएगा, ये पूछ रहा है। ये तो नहीं पूछा कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें बताए सर pth टर्म फ्रॉम द एंड जो अगर आपसे पूछे तो वो तो n माइनस p प्लस 1th टर्म के बराबर होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। और n कितना है सर? टोटल 50 है। पूछ कौन सी रहा है सर? पूछ रहा है 17 और प्लस में कितना 1th टर्म, तो यह आएगा सर 50 माइनस 17 कर लो, 10 माइनस करोगे तो 4 कितना 33 प्लस 1 40th टर्म के बराबर होगा सर, 40th टर्म के बराबर होगा, सिंपल। फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन अगर मैं आपको कहूं फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड of the AP 2 4 6 8 10 12 अप टू सॉन 100। अब क्या फाइंड करने को बोल रहा है? अब क्या फाइंड करने को बोल रहा है? अब कह रहा है कि 17th टर्म फ्रॉम द एंड बताओ इस एपी की, कि 17वीं टर्म क्या आएगी इस एपी की फ्रॉम द एंड। मतलब जैसे लास्ट में पहली टर्म है 100, उसके बाद आएगा दूसरी टर्म आएगी 98, फिर आएगा तीसरी आएगी 96, फिर आएगा 94, ऐसे करके अब आपसे 70th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है इस एपी की कि लास्ट से जब मैं काउंट करूंगा तो 17वीं टर्म क्या आएगी, वैल्यू पूछ रहा है। अब वो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट निकाल लो फॉर्मूले में, एंड पूछे तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया a प्लस में n माइनस में p इंटू डी, ये फॉर्मूला वैल्यू निकालने का है, ये फॉर्मूला टर्म निकालने का है, और ये फॉर्मूला वैल्यू निकालने का है। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मुझे पता नहीं कि टोटल कितनी टर्म्स है, और p कितना आएगा, p है सर 17, और ये कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, n कितना आएगा, n कितना आएगा यहां पे 50 आएगा, चेक कर लेना चाहिए। तो ये आएगा सर 2, ये 33 इंटू में 2, ये आएगा सर 2 प्लस में ये 66, तो आंसर आएगा 68।
68 इज द राइट आंसर। धन्यवाद। चलो जी, डन है जी बातचीत, एकदम मामला ओपी। अब समझ गए ना कि कौन से केस में क्या लिखा हुआ मुझे मिले जिससे मैं आंसर निकालूं। सर यहाँ पे n माइनस पी क्यों नहीं किया? किया तो है n माइनस पी, ये रहा n में से p माइनस तो किया है। n 50 आएगा, देख लेना n टर्म निकाल के लास्ट टर्म के फॉर्मूले से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं, ठीक है? तो एक एक करके पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको यह बोला जाए इफ p टाइम्स ऑफ pth टर्म, p टाइम ऑफ pth टर्म ऑफ एन AP is equal to q times of qth टर्म, ठीक है? q टाइम्स ऑफ qth टर्म। देन अगर आपसे ये पूछे कि बताओ p प्लस qth टर्म क्या आएगी, p प्लस qth टर्म क्या आएगी, तो अगर आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी p टाइम्स ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम ऑफ qth टर्म है, और अगर आपसे पूछे कि बताओ p प्लस qth टर्म क्या आएगी, तो इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल प्रूफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, अगर मैं आपने कहा इफ 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म is equal to 9 टाइम्स ऑफ नाइन्थ टर्म, ऐसा ही लिखा होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, ऑफ एन AP, देन आप मुझे बताओ, क्या बताओ, 40th टर्म बताओ कितनी आएगी, 40th टर्म बताओ कितनी आएगी। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो। अच्छा, ये अगर नंबर बदल गया तो ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ये प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी है उसी पे वैलिड है, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही होना चाहिए रिजल्ट। क्या आएगा आंसर? यहां पे देखो सर, p टाइम्स ऑफ pth टर्म, सर 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ qth टर्म, सर 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म। देन p प्लस q, देखो p प्लस q, 5 प्लस का 9 कितना आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर p प्लस q पूछे 5 और 9 सम कितना आएगा, 14 आएगा, और अगर 14th टर्म ही पूछी है तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0।
मैंने कहा इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th term is equal to 13 times of 30th term of an AP, then what is the value of 20th term? तो 20th term की वैल्यू क्या आएगी? सर आप 10-11 घंटे डेली कैसे पढ़ा लेते हैं? पढ़ाना पड़ता है बेटे। शाबाश बताओ। ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा है उसी से रिलेटेड है। यहां देखना 7 और यहां लिखा 13। पहले इन दोनों का सम देख लेना। दोनों का सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है और वो 20 वाले ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। अब आपको मैं प्रूफ करके भी बता देता हूं। अगर मान लो रिजल्ट भूल गए, अगर रिजल्ट भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। अगर रिजल्ट भूल जाओ तब भी आंसर आएगा। देख लो, प्रूफ बताता हूं मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूं। जैसे इसने बोला वैसे कर दो। इसने कहा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स किसका? 7th टर्म का, मतलब A7 का, इज इक्वल टू 13 टाइम, 13 टाइम किसका? 30th टर्म का। ठीक है, ये आएगा 7 इंटू में, ये आएगा A प्लस में 6D और ये आएगा 13 इंटू में A प्लस में 12D। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7A प्लस में 42D इज इक्वल में 13 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 13A प्लस में 13 कितना आएगा इसकी प्रोडक्ट? 12, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 10 154 156 156D। इसको उठा के उधर माइनस कर दो, इसको उठा के उधर माइनस कर दो और वो 6 आप कॉमन लेना। जैसे ही आप 6 कॉमन लोगे ये A प्लस 19D और इक्वल में बन जाएगा 0। इसको उठा के उधर लेके जाना, माइनस कर देना। जैसे 13 में से 7 माइनस किया 6 आया, इसमें से इसको माइनस करना और वो 6 कॉमन लोगे तो ये बचेगा A प्लस 19D किसके बराबर? 0 के। अब A प्लस 19D कौन सी टर्म होती है? सर ये तो 20 नंबर वाली होती है, ये तो 20 नंबर वाली होती है। सिंपल है। सर अगर नंबर बदल गया तो कैसे सोल्व? नंबर बदल गया तो वही स्टैंडर्ड मेथड, नंबर बदल गया तो स्टैंडर्ड मेथड है। ये कैसे सोल्व किया था भाई नवीन? ये कैसे सोल्व किया था? स्टैंडर्ड मेथड। जो बोला है वो निकालते रहो, अपना A निकाल लो, D निकाल लो, खत्म करो कहानी। जो भी पूछे उसका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करो फिर। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये पॉइंट बोला गया है तो आपका हमेशा आंसर 0 ही आता है। स्टैंडर्ड मेथड से चलोगे तब भी 0 ही आएगा। पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है। ये पहला पॉइंट था, ठीक है जी। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, if pth term of an AP is Q, pth term Q दे रखी है। हे भगवान,
चल स्टैंडर्ड मेथड से चलते हैं, ठीक है, छोड़ प्रॉपर्टी। मैंने कहा इफ 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, then find the seventh term। चलो ठीक है, सेवंथ टर्म निकालने को बोला है। अब जो जो इसने बोला है वो काम कर दो। इसने कहा सर 2 टाइम्स किसका 2 टाइम्स, सर सेकंड टर्म का, मतलब A2 का। किसके बराबर है सर 5 टाइम्स किसका, फिफ्थ टर्म का। सही है। अब ये बनेगा सर 2, सेकेंड टर्म होती है सर A प्लस डी, यह आएगा सर 5, फिफ्थ टर्म होती है सर A प्लस 4D। तो यह आया सर 2A प्लस में 2D, यह आया 5A प्लस में 8D। इसको उधर ले जाओ तो ये 5A में से 2A माइनस करोगे 3A, और 8D में से 2D माइनस करोगे 6D, इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना 0। गड़बड़ कर दी क्या कुछ हमने? हाँ, 5 इंटू 4 20D। ये आएगा इधर, ये आएगा सर 3A प्लस में उधर माइनस करोगे 18D इज इक्वल टू 0। यह आएगा A प्लस में 6D इज इक्वल टू 0। A प्लस 6D कौन सी होती है सर, सेवंथ टर्म होती है, वो 0 आ गई। यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं। अब ये वो कह रहा है कि सर नंबर बदल गए, तो नंबर बदल गए तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी लगेगी। फिर सिंपल जो साधारण तरीका है उस तरीके से चलो, जो जो बोला है स्टैंडर्ड तरीके से चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। नंबर बदल गए तो अपने आप आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल है। प्रॉपर्टी तो ये है, पॉइंट ये है कि अगर ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे ये, तो आंसर 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो आंसर 0 नहीं आएगा। फिर तो क्वेश्चन के तरीके से उसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे वो क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर तो आपको स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड मतलब ये वाला तरीका। अगर मैं यहां पे बोलता कि सर 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, तो अब थोड़ी ना पर लगेगा प्रॉपर्टी। अब तो ये थोड़ी ना है जो मैंने बोला था, ये तो नंबर बदल गए। नंबर बदल गए तो अब आपको स्टैंडर्ड तरीके से चलना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म लिखना ही पड़ेगा और 9 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म लिखना ही पड़ेगा। यहां से A और D आपको निकाल के सोल्व करना पड़ेगा, बात खत्म है। सिंपल सी बात है। नंबर बदल गए तो ऐसे करना पड़ेगा, जैसे बोला है वैसे करना पड़ेगा भाई। सिंपल है, स्टैंडर्ड तरीके से चलो, फिर ये निकाल लो इसका डाटा। लेकिन अरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, कैसे निकाली थी 18वीं टर्म। जब आपको बोला कि सेवंथ टर्म 34 है तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला यूज किया, 30th टर्म का फॉर्मूला यूज किया, एलिमिनेशन मेथड से A और D निकाला, तब जाके 18वीं टर्म आई। यही है, क्योंकि इस पॉइंट इसमें सिंपल ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड तरीका। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर ऐसा है, कैसा कि अगर ये बात बोली गई है कि P टाइम्स ऑफ Pth टर्म Q टाइम्स ऑफ Qth टर्म, और अगर P प्लस Q पूछे तो 0 आएगा, अगर P प्लस Q पूछा नहीं है तो 0 नहीं आएगा। फिर सिंपल बेसिक तरीके उसको सोल्व करो बस। इतना कोई इसमें क्या कंफ्यूजन वाली चीज है, मुझे बताओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसमें दिमाग आ जाता है सर अगर यहां 5 की जगह 6 आ गया तो फिर नहीं लगेगी प्रॉपर्टी, फिर ये नहीं है क्वेश्चन ऐसा,
फिर सिंपल तरीके से करो, 5 टाइम्स ऑफ 6th टर्म रखो, 9 टाइम्स ऑफ 10th टर्म रख लो, फिर बराबर रखे, जो काट पीट के और डी की वैल्यू आएगी उस हिसाब से आंसर निकालो, बस बात खत्म। मैं ये कह रहा हूं अगर ये लिखा हुआ है तो 0 आएगा, ये अगर ये नहीं लिखा हुआ तो सिंपल तरीका जो है उससे चलो, बस जो बोला है वो निकालते रहो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ pth टर्म ऑफ एन AP is Q and qth term of an AP is P, अगर क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, देन अगर वो आपसे ये पूछे कि मुझे आप P प्लस qth टर्म बताओ कितनी आएगी, P प्लस qth टर्म बताओ कितनी आएगी, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो, अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो आंसर ये नहीं आएगा, फिर सिंपल आपका जो तरीका है उससे चलना पड़ेगा। pth टर्म को फिर आपको जो भी pth टर्म निकाल लेना, जैसे 5th टर्म बोला है कि 4 के बराबर है तो 5th टर्म का फॉर्मूला निकालना, उसको 4 के बराबर रखना। 7th टर्म 9 के बराबर है तो 7th टर्म निकालना, उसको 9 के बराबर रखना, a निकाल लेना, d निकाल लेना, उसके बाद जो भी पूछा है वो निकाल लेना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है, ये डाटा है जो मैंने लिखा है, और अगर आपसे P प्लस क्यू पूछा है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर P प्लस क्यू के अलावा कुछ और पूछा है, जैसे उसने पूछ लिया nth टर्म बताओ, तो आपका आंसर आएगा P प्लस में क्यू माइनस का n। सर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तभी पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं ऐसे फालतू चीजें नहीं करना, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो या ये हो या वो हो, जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करो। अब इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे अगर मैंने कहा इफ 7th टर्म ऑफ एन AP is 10 and 10th term of an AP is 7। अब मुझे बताओ जो क्वेश्चन मैंने लिखा है क्या ये इसका जैसा लिखा है, ऊपर वाले के जैसा है ना? अगर मैं आपको बोलता फाइंड करो कौन से टर्म, 70th टर्म, तो आंसर क्या आएगा? ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है क्या वैसा ही क्वेश्चन है? वैसा ही क्वेश्चन है। अब जो पूछ रहा है ये भी ध्यान रखना, जो पूछे P प्लस क्यू पूछे तभी वो 0 आएगा, अगर P प्लस क्यू नहीं पूछा तो 0 नहीं आएगा, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। फिर आपको 7th टर्म को 10 के बराबर रखना है और 10th टर्म को 7 के बराबर रखना है, फिर आपको A B D जो भी निकालना है वो निकाल लेना। तो P प्लस क्यू देखो 7th, यहां देखो Pth और यहां क्यूथ है, हमसे पूछा इन दोनों का सम मतलब P प्लस क्यू, तो 7 और यहां 10 और इन दोनों का सम 17 पूछे तो आंसर 0 आएगा। 17 पूछा है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर इसको अलावा कोई और फाइंड करने को बोला, जैसे फाइंड करने को बोला कि भैया 20th टर्म बताओ क्या आएगी, तो अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का सम 20 आता है? सर नहीं, तो इसका मतलब अब सेकंड वाला पॉइंट यूज करना है। 20th टर्म पूछी है तो आंसर आएगा P प्लस क्यू माइनस n, मतलब कौन सी टर्म पूछी है? 20, तो यह आया 17 माइनस का 20, तो अब आंसर आया -3। अब आंसर आया -3। तो अगर P प्लस क्यू पूछे तो 0 आएगा, और P प्लस क्यू के अलावा कुछ और पूछे तो आंसर आएगा P प्लस क्यू माइनस n। n मतलब ये और P प्लस क्यू मतलब इन दोनों का सम, अगर पॉइंट आपका ऐसा है तो। If
नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30th and 30th term of an AP is 9. Then what is the value of 10th term? What is the value of 10th term? भाई अगर फॉर्मूला भूल जाओ, रिजल्ट भूल जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड तरीके से चलो फिर आप। रिजल्ट याद है तो एक लाइन में आंसर आएगा। स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा? सर नाइन्थ टर्म 13 के बराबर है, मतलब नाइन्थ टर्म होती है a प्लस डी, 8d 13 के बराबर, और 13वां मतलब a प्लस में 12d किसके बराबर है सर? 9 के बराबर। एलिमिनेशन मेथड से a निकाल लो, d निकाल लो, ए निकाल लो, डी निकाल लो। अब ए पता है, डी पता है, तो 10th टर्म निकाल लेंगे, 10th टर्म निकाल लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? अगर 9th टर्म आपकी 13 है, 30th टर्म अगर आपकी 9 है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन ले? क्या ऐसा क्वेश्चन है? अगर वो आपसे P प्लस क्यू पूछ लेता तो आंसर 0 आता। लेकिन P प्लस क्यू के अलावा अगर कुछ और पूछता है, P प्लस क्यू के अलावा अगर कुछ और पूछता है, कोई भी और रिजल्ट पूछता है, तो आंसर आएगा P प्लस क्यू माइनस n। P कितना है? 10 में पूछिए, सम तो इन दोनों का कितना आएगा? 22 आएगा। 22 में पूछता तो 0 आता। 22 थोड़ी ना पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है। 10 पूछ रहा है तो मैंने कहा P प्लस क्यू माइनस n मतलब 10। 12 आएगा, चेक कर लेना चाहे आप। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर आपको बोले इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q and qth term of an AP is 1/p, then अब वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये बोली गई है कि pth टर्म जो है वो 1/q के बराबर है और qth टर्म जो है 1/p के बराबर है, तो अगर आपसे पूछे ए मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म पूछे तो होगा 1/p इंटू क्यू। अगर आपसे पूछे डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो वो भी आपका होगा 1/b क्यू, कॉमन डिफरेंस भी 1/p क्यू होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कुछ और रिजल्ट जैसे nth टर्म, तो आपका आंसर होगा n डिवाइड बाय p इंटू क्यू। अगर आपसे पूछे p क्यू टर्म तो आंसर होगा 1। और अगर आपसे पूछे सम ऑफ p क्यू टर्म, सम वाला वैसे आगे आएगा हमारे पास, तो सम वाला मैं सम में लिखवाऊंगा आपको, वरना आप फिर कहोगे सर सम कैसे आया। सम वाला सम में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। अब इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन में, याद रखना। एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं। अगर मैंने कहा इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/2 and
सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 1/7, ठीक है। देन अगर मैं आपसे पूछूं ए बताओ, ए मतलब फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी, तो आंसर आएगा सर 1/में पी इंटू के, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 1/14 आएगी। अगर पूछे कॉमन डिफरेंस बताओ कितना आएगा, तो अगर कॉमन डिफरेंस पूछा है तो वो भी 1/p क्यों, मतलब 1/14। अगर आपसे पूछे कि A14 कितना आएगा, अब देखना 14 पूछा है, A14 देखो 7 इंटू 2 पूछा है, यहां देखो P और Q गिवन है, P इंटू Q पूछा है, P इंटू Q, और यहां क्या पूछा है 7 इंटू 2 पूछा है, तो आपका आंसर आएगा सर 1। और अगर कोई और पूछ लेता, अगर मैं कहता कि मुझे सिक्स्थ टर्म बताओ, तो मैंने आपको कहा 6 डिवाइड बाई पी क्यों, मतलब 14, तो आपका आंसर हो जाता 3/7, 3/7। तो अगर कोई और रिजल्ट पूछ रहा है, जैसे nth पूछ रहा है तो n डिवाइड बाई पी इंटू क्यू, पी क्यू पूछ रहा है तो 1 आंसर आ जाएगा। इसमें अगर 9th टर्म पूछ लेता, 9th पूछता तो 9 डिवाइड बाई पी इंटू क्यू, 9/14 आ जाता। अगर 11th पूछ लेता तो यह आता 11 डिवाइड बाई 14, मतलब पी इंटू क्यू, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है कि जो आपकी एपी होती है, मतलब nth टर्म जो होती है एपी की, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, या आप कह सकते हो कि एपी की जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी की जो जनरल टर्म होती है विच इज ऑलवेज इन लीनियर एक्सप्रेशन, वो हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब, लीनियर एक्सप्लेनेशन का मतलब कि nth टर्म जो है वो हमेशा a n प्लस में b की फॉर्म में होती है। अगर कोई भी एपी है उसकी nth टर्म जो भी निकालोगे वो हमेशा इसी फॉर्म में आएगी। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं तभी समझ में आएगा, ध्यान से समझना। मैंने कहा फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका -2 है, बताना nth टर्म क्या बनेगी, बताना nth टर्म क्या बनेगी, x की पावर n, यहां n की फॉर्म में होता है ईशा कुमारी, या वेरिएबल n होता है, x की जगह n वेरिएबल होता है। सर nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू डी, a कितना है 3 है, n-1 इंटू डी कितना है -2 है, तो यह आएगा सर 3, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2, तो यह आया सर -2n प्लस 5। तो मुझे बताओ क्या nth टर्म आई तो इसी फॉर्म में ना, इसी फॉर्म में आई है ना। कंपेयर करो, देखो यहां n का कोफिशिएंट कितना है, a है, और यहां n का कोफिशिएंट कितना है -2 है, मतलब a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 5 है, तो इसी फॉर्म में ना। तो AP की जो भी nth टर्म होती है वो हमेशा an प्लस बी की फॉर्म में आती है, वो हमेशा an प्लस बी की फॉर्म में आती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे, एक क्वेश्चन और बताता हूं, अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी सीक्वेंस आपकी ऐसी होती है, कौन सी प्रोग्रेशन आपकी ऐसी होती है जिसकी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो, तो याद रखना वो कौन सी प्रोग्रेशन रहेगी, एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी, वो सीक्वेंस हमेशा एपी में रहेगी, वो एपी में रहेगी। हाँ भाई तुषार कोई बात नहीं, पहले अलजेब्रा करते हैं, ठीक है, फिर एपी में रहेगी, ये भी पूछा जा सकता है। हाँ क्लियर है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको nth टर्म गिवन हो, जैसे मैंने कहा nth टर्म
ऑफ एन एपी, एक एपी है उसकी nth टर्म है 3n प्लस का 6, देन फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। अब वो क्वेश्चन बन गया वो m वाला, याद है ना आपको, nth टर्म गिवन है मतलब an गिवन है कितना 3n प्लस 6, तो दो लगातार टर्म निकाल लो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दो लगातार टर्म निकाल लो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कल क्लास नहीं है, कल शनिवार है, शनिवार को टेस्ट होगा, याद रखना, बोला तो था। सर एन को 1 पुट कर लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 9, 2 पुट कर लेते हैं तो यह आएगा 6 प्लस में यह 12, दो लगातार टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ ही जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 3, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 3। सही है ना? याद है वो m वाला क्वेश्चन, m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाला, उसमें भी तो ऐसे ही किया था। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको बोले कि ये वाली टर्म ये है तो दो लगातार टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दो लगातार टर्म निकाल के माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। वंदना आप भी हो बेटे यहाँ पे, पिछले बैच में थे वही वंदना जो वहां पे थे वहीं। हाँ अलर्ट करके करने वाला। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, शाबाश फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसा आएगा एग्जाम में, अब देख लो ऐसा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए हैं, देखो कौन से पॉइंट का क्वेश्चन है। फाइव टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म। तो क्या 8 प्लस 5 13 होता है, और 13 ही पूछा है, तो जो पूछा है वही है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन 0 0। पिछले बैच वालों को पता है बेटे, पिछले बैच वाले मुझे बताओ जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक में मैंने आपको जो सिखाया है, या जो मैं चीज ऐसे एग्जांपल से एक एक एग्जांपल से बता रहा हूं, क्या वैसी चीज बताई गई है? पॉइंट जरूर लिखवाए गए होंगे, लेकिन कौन सा पॉइंट कैसे यूज होगा, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्या बातें लिखी होंगी, क्या क्या बातें बोली होंगी, क्या कंसेप्ट लगाना है, ये और इतने एग्जाम्पल्स तो कोई नहीं करवाता। मैं आपको एग्जाम्पल क्लास में ही बहुत सारे करवा देता हूं, जो पीपीटी में लेके आता हूं वो तो अलग है, लेकिन जो कंसेप्ट समझाने के लिए लिखता हूं वो तो अलग है। अब आंसर बताओ इसका क्या आएगा? इसका आंसर बताओ। अच्छा हाँ साहिल मुझे याद है, तेरा तो हरियाणा वाला। जीरो, बहुत बढ़िया सर, जीरो आएगा। वही पीएथ टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है। यहां उसने ये देखो टी आर का मतलब rth टर्म हो गया, तो यहां m लिखा होगा तो mth टर्म हो गया। तो फिर मैंने a बताया था 1 में p क्यू, और यहां m और n है, और d भी क्या आएगा 1/mn, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0। डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। हाँ, इसमें जो डाटा मैं आपको सिखाने वाला हूं, नहीं बेटे नहीं भूले, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। कल जो आपका टेस्ट है, अब मैं आपको बता देता हूं, कल आपका जो टेस्ट है वो इवनिंग में रहेगा। 5 बजे टेस्ट का टाइम होगा। आपके पास पूरा दिन है अच्छे तरीके से रिवीजन करने का। पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है? ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। कल इवनिंग में टेस्ट है, 5 बजे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 5 बजे आपका टेस्ट होगा। मैथ के टेस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 5 बजे मैं आपको मैथ और जीएटी दोनों का टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। मैथ का अलग और जीएटी का अलग। पहले आप मैथ वाला सोल्व करना, फिर आप जीएटी वाला सोल्व करना। आपको दोनों ही सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ वाला सोल्व किया जीएटी वाला ना करे, जीएटी वाला सोल्व किया मैथ वाला ना करे। टेस्ट आपका गूगल फॉर्म के ऊपर ही होगा। और इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इस बार मैं सारे क्वेश्चंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला हूं। मतलब जब तक आप सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं टिक करोगे तब तक आपका टेस्ट सबमिट भी नहीं होगा। तब तक आपका टेस्ट सबमिट भी नहीं होगा। 30 क्वेश्चन आपके टेस्ट में रहने वाले हैं। 30 के 30 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा, चाहे सही चाहे गलत। आंसर आपको हर एक क्वेश्चन का टिक करना पड़ेगा। मैथ की बात कर रहा हूं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर स्किप किया तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी पिछले टेस्ट के अंदर मैंने देखा, किसी ने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी ने 5 क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 6 क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 1 क्वेश्चन किया है, बस एक क्वेश्चन टिक करके सबमिट कर दिया। टाइम पास कर रहे हैं, बताओ। आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि इतनी क्लासेस होने के बाद भी मैं किस टाइम निकाल रहा हूं, किस तरीके से टाइम निकाल रहा हूं। और गूगल फॉर्म पे टेस्ट जो मैं बता देता हूं, मैं एक भी डाटा किसी दूसरे बंदे से तैयार नहीं करवाता। ना कोई पीपीटी, ना कोई डीपीपी, ना कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। टेस्ट भी मैं खुद तैयार करता हूं गूगल फॉर्म पे। जीएटी का भी मैं ही तैयार करता हूं। सभी टीचर्स से मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, आंसर की ले लेता हूं, फिर उसकी गूगल फॉर्म मैं खुद बनाता हूं। मेरे को मिस्टेक नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, ना कोई एरर चाहिए किसी भी तरीके की। टाइम भले ही लग जाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। अब मैं क्या चीज काउंट कर रहा था मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
5 क्वेश्चन आए थे इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज के। एनडीए 1 2025 में 5 क्वेश्चन आए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के। ठीक है ना। टेस्ट में नेम का ऑप्शन भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। ठीक है जी, चलो तो तैयारी करो टेस्ट की। आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन है आप लोगों के पास। ठीक है जी, ओके। पुनीत उसकी क्लास भी लग जाएगी, डोंट वरी। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा संडे को क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके। सर 5 क्वेश्चन कैसे आए थे आसान? अभी मैं आपको जब वो क्वेश्चंस देखना, मैं आप खुद आंसर बता दोगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे देखना। ठीक है, तो मिलेंगे गाइस अपन नेक्स्ट क्लास में, मतलब संडे को मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।